ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई की 32 गुल, लोकल ठप, एक साथ ठहरा पूरा शहर। लखनऊ पहुंचा हाथरस पीड़िता का परिवार, आज हाईकोर्ट में होगी केस पर सुनवाई। परिवार के 5 सदस्य होंगे कोर्ट में पेश। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ले सकती हैं कई अहम फैसले। जीएसटी मामले में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा राज्यों को देने के लिए जीएसटी का पैसा नहीं लेकिन प्लेन खरीद रहे हैं पीएम मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरें विस्तार से। मुंबई में ग्रिड फेल होने के कारण पावर कट हो गया है। शहर के बड़े हिस्से की बिजली गुल हो गई है। मुंबई में काफी लंबे वक्त के बाद इस तरह से बिजली गई है, जिसका असर अलग अलग क्षेत्रों में पड़ रहा है। ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई की लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ा है। कई जगह लोकल ट्रेन रुक गई हैं। सेंट्रल रेलवे की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि ग्रिड फेलियर के कारण मुंबई लोकल ट्रेन नहीं चल रही है। जैसे ही कोई अपडेट होगा तो साझा किया जाएगा। उधर बिजली गुल होने से मुंबई के बड़े हिस्सों पर ट्रैफिक सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। साथ ही कई जगह लगे सीसीटीवी कैमरे ट्रैफिक सिग्नल में अवरोध पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो सीसीटीवी था उसमें सिग्नल नहीं था, जिसकी वजह से अवरोध पैदा हुआ है। इसके अलावा कई सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में लोगों की ओर से लिफ्ट थमने की शिकायत भी आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई में बिजली संकट तब आया जब दफ्तर से लौटने और जाने का समय है। ऐसे में लोकल ट्रेन थमने से काफी लोगों पर असर पड़ रहा है। ट्रैफिक सिस्टम काम न करने के कारण कई जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि यातायात चलता रहे, यानी कि यातायात दुरुस्त रहे। आपको बता दें कि मुंबई टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी BEST यानी कि बेस्ट ने इस पावर कट के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने बयान में कहा है कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गई है। मुंबई के पूर्वी पश्चिमी उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हुई है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन चालू नहीं होने वाली है। लाइट का कुछ तो दिक्कत हो गया, तो अभी आधे घंटे से ऊपर हो गया, ट्रेन चालू नहीं है, लाइट भी नहीं है, इसलिए तो अभी आपको काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है? जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा है 1 घंटा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से मुंबई की लाइफलाइन है बिजली, और मुंबई साथ ही साथ कहा जाए तो जैसे बड़े शहरों में मेट्रो है वहां पर ट्रेन चलती हैं, अब ऐसे में ट्रेन भी ठप हो गई है। सुबह का वक्त है, दफ्तर आने जाने में खासा मुश्किलों का सामना कर रहे होंगे लोग। जी देखिए स्वाति, जिस तरह से मुंबई में ये पहली बार देखा जा रहा है कि पूरे मुंबई में एक साथ बिजली गई है। ऐसे में जिस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में तमाम लोग जो चाहे लोकल ट्रेन की बात करें या मुंबई की बड़ी बड़ी गगनचुंबी जो इमारतें होती है उसमें लिफ्ट की बात करें, लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। करीब 1.5 घंटे से जो है मुंबई की लोकल में काफी लोग फंसे हुए हैं, जिनको अब वैकल्पिक के तौर पर या ऑटो रिक्शा या प्राइवेट सवारी से जाना होगा। वहीं जिस तरह से लगातार मुंबई के तमाम कल कारखाने और तमाम फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, वही रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले जो छोटे मोटे कारखाने हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। तो स्वाति, कहीं न कहीं पूरे मुंबई करों के लिए काफी मुश्किल भरा वक्त है। जी गौरतलब है, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी काफी दिक्कतें होंगी। हालांकि भले ही जनरेटर्स रखे हों, लेकिन वो भी कब तक साथ देंगे। हॉस्पिटल्स में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जाहिर तौर पर स्वाति देखिए, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक तमाम जो सुविधाएं मुहैया करी जाती है कोरोना काल के मरीजों के लिए, वो कहीं न कहीं काफी प्रभावित है। हालांकि कई बड़े हॉस्पिटलों में जो है जनरेटर की व्यवस्था होती है, लेकिन कई छोटे हॉस्पिटलों में इस तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में उनको काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जिस तरह से तमाम मुंबई में लोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सुबह से ही अपने घरों से निकलते हैं और काम के लिए जाते हैं, ऐसे में कहीं न कहीं लोग रास्ते में फंसे हुए हैं और लगातार उनको तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं।
जिस तरह से आप कह रहे हैं, अभी कुछ तस्वीरें मैंने देखी कुछ देर पहले, वहां पर लोग ट्रैक्स पर चलने को मजबूर है, यानी कि कोई अगर ट्रैक के उस पार है, उसको ट्रेन रुक गई है, बीच में ट्रैक्स क्रॉस करके आने पड़ रहा है। ये भी काफी खतरनाक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेंगे तब जा करके वो किसी बस को या फिर ऑटो को वो ले पाएंगे। ट्रैक से गुजर के लोग निकल रहे हैं, जो कि खतरनाक है। देखिए स्वाति, मुंबई में कोरोना काल चल रहा है, मुंबई जो है कोरोना का हब है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने लोकल ट्रेनों को आम जनता के लिए तो बंद कर दिया, लेकिन जिस तरह से एसेंशियल सर्विसेज के नाम पे तमाम सुविधाएं चलाई जा रही हैं, उससे लोग प्रभावित जरूर हो रहे हैं। लेकिन अब अमूमन देखा जाता है कि रेलवे स्टेशनों पर जो एसेंशियल सर्विस के नाम पे जाते हैं, ट्रेनें बंद हो गई हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोग ट्रैक पार करके हाईवे की तरफ रुख करते हैं, हाईवे से जो है प्राइवेट साधन का उपयोग करते हैं। लेकिन जिस तरह से हाईवे पूरी तरह से जाम है, क्योंकि प्राइवेट सुविधाएं तो चल रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार लोग परेशान है, उसको लेकर कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, जैसा दफ्तरों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भले ही कितने जनरेटर्स लगे हो, क्यों, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मुख्यतः दफ्तरों में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि मुंबई में हाल फिलहाल अभी जो सिचुएशन है, एसी तो सब जगह ही चल रहे होंगे, तो ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा लोगों को। तमाम मशीन्स भी ठप हो गई होंगी। तो स्वाति देखिए, कोरोना काल में ज्यादातर वक्त जो है अपनी इंटरनेट सर्विस या वर्क फ्रॉम होम की तरह से लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में दफ्तरों में जिस तरह से लाइट गुल है और उसके बाद वाईफाई कनेक्शन बंद है और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो जाहिर तौर पर तमाम तरह की जो है अव्यवस्थाएं लोगों को हो चुकी है, लोग परेशान है। यही कारण है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर होकर जो है नेटवर्क की तलाश में है और काम करने की तलाश में। लेकिन मुंबई में पूरी तरह से नेटवर्क जाम है और लोगों के तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। जिस तरह से आपने बताया, क्या अभी कुछ बताया गया है कि कितनी देर में जो फॉल्ट हुआ है ये ठीक हो जाएगा, या कितने घंटों में बत्ती वापस आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है वो वापस आ जाएगी, ताकि लोगों की परेशानी एटलीस्ट कुछ तो कम हो? देखिए, अडानी ने की तरफ से उनके प्रबंधन ने एक लेटर जारी किया है। लेटर में साफ तौर पर कहा गया है कि सुबह के 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, यानी कि पूरे 8 घंटे मुंबई में बिजली प्रभावित होने वाली है। ऐसे में लोगों को एहतियातन अपनी जरूरत की चीजों को जो है करना पड़ेगा, और वहीं जो बिजली से काम होते हैं उनको पूरी तरह से बंद रखना होगा, क्योंकि मुंबई में 8 घंटे तक बिजली नहीं रहने वाली है। इस तरह की जानकारी जो है अडानी ने एक पत्र के द्वारा दिया और एक ट्वीट के जरिए दिया है। जी, यहाँ पे आपके से हम थोड़ी देर आपको यहाँ पे रोकेंगे। सत्यप्रकाश, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दे जो आ रही है, बिजली संकट पर उद्धव सरकार का जांच का आदेश। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने जांच के आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। दिल्ली में मुंबई में बिजली जाना बड़ा संकट सामने खड़ा हो गया है लोगों के, क्योंकि तमाम दफ्तर वहां पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को काम ठप हो रहा है। वहां पर जो रेल लाइन है, यानी कि जो ट्रेन, लोकल ट्रेन जो चलती हैं वो ठप पड़ गई, जिसकी वजह से बेहद ये अहम हो जाता है कि लोगों को वापस आने जाने में, यानी कि दफ्तर जाने में दिक्कतें हो रही होंगी। तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और मुंबई में तो हाई राइज बिल्डिंग, जिसको गगनचुंबी बिल्डिंग जिनको कहते हैं, वो बहुत है, यानी कि 30-30, 40-40 माले की बिल्डिंगें हैं वहां पर। ऐसे में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी देते हुए। सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का परिवार कोर्ट में पेश होगा। कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को भी तलब किया है जिन पर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है। पीड़िता का परिवार लखनऊ पहुंच गया है। यहाँ भी वो उत्तराखंड भवन गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। हाई कोर्ट में दोपहर को सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, इस वक्त सुबह ये तस्वीरें आई थी कि पीड़ित का परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा था। अभी वो क्या है, कितने बजे से कोर्ट में सुनवाई होनी शुरू होगी? देखिए स्वाति, हाथरस मामले के सुनवाई जो है वो 2:30 बजे से शुरू होगी, लेकिन जो अधिकारी हैं उनका लगातार आना जारी है। डीएम हाथरस के एसपी और जो अन्य अधिकारी हैं वो आ चुके हैं। पीड़िता के जो परिजन हैं वो भी हाईकोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से
आज 2:30 बजे सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीधे तौर पर जो रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया वो मुख्य मुद्दा है। ऐसे में कोर्ट क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2:30 बजे से सुनवाई होगी, पीड़ित परिवार वहां पर पहुंच गया है, साथ ही साथ उनके वकील पे वहां पे पहुंच गए हैं, क्या कुछ सरगर्मी अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर हाईकोर्ट परिसर के अंदर किसी को भी एंट्री की इजाजत नहीं है। 2:30 बजे 2 जजों की बेंच है जो इस पर सुनवाई करेगी और फैसला आज आने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फैसला सुरक्षित किया जाए या आज शाम तक की कोर्ट इसमें कोई ना कोई टिप्पणी जरूर देगा। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से आज इस मामले को लेकर के कोर्ट में सरगर्मी दिख रही है, चाहे वो अधिवक्ताओं के बीच हो चाहे आसपास के लोगों के बीच में हो, कहीं ना कहीं लोग हाईकोर्ट ने जो इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है उससे काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक राहत भरी उम्मीद है कि इसमें न्याय जरूर होगा। और ऐसे मामलों में जहां प्रशासन की लापरवाही होती है, अगर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है तो एक मैसेज भी जाता है प्रशासन को कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और आज जिस तरीके से एक बार फिर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है ऐसे मामले में जो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, लोग परिजन यहाँ पर आ चुके हैं और सीधे तौर पर 2:30 बजे इसकी सुनवाई शुरू होगी। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2:30 बजे सुनवाई शुरू होगी, वहां पर सिक्योरिटी भी काफी टाइट दिख रही है। इस वक्त जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी भी काफी टाइट है, वहां पर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, वहां पर किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो पीड़ित परिवार को, ये भी बेहद अहम है। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से परिजनों ने कहा था कि उनको जान का खतरा है, उसको देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको हाथरस से लखनऊ लाया गया है और इस वक्त भी वो जहां पर हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जो भी बाहरी लोग हैं उनको बिना पास के एंट्री नहीं मिल रही है। सीधे तौर पर अगर हम कहें कि गेट पर सख्ती बरती जा रही है तो जाहिर तौर पर क्योंकि 2:30 बजे इसकी सुनवाई होनी है और अभी लगभग 1.5 घंटे का समय ऐसा है जो वहां पर बैठे तमाम जानकारियों के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता पुनीत हमारे साथ बने हुए थे, बताने की कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार को लेकर आया जा रहा है। और आज अहम दिन 2:30 बजे आज पेशी होनी है, आज कोर्ट इस पूरे मसले को सुनेगा, क्या कहना है पीड़ित परिवार का, ये सारी बातें आज सामने रखी जाएंगी। रुक करेंगे अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने हाथरस कांड पर कहा है कि सीबीआई पर पूरा भरोसा है, सीबीआई ने उन्नाव केस में सही दिशा दी है। वहीं योगी सरकार ने देश को गुमराह किया है, सीएम योगी ने बयान बदले हैं, उन्होंने और क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। भरोसा है और सीबीआई ने उन्नाव केस को सही दिशा दी और सही दिशा दे करके उस पीड़िता को न्याय भी दिया है। लेकिन हाथरस की घटना में जो योगी सरकार सबूत मिटा सकती थी उसने पूरी कोशिश कर ली है, गुमराह भी किया है, देश को भी गुमराह किया, मीडिया को भी गुमराह किया। लगातार खुद माननीय योगी जी ने बयान बदले हैं, लेकिन सीबीआई पर भरोसा है कि वो एक बार एफआईआर करके जब पुनः जांच शुरू करेंगे तो दोषी सामने जरूर आए। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटना कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र की है, जहां पाली में निवासरत बच्ची जो दूर रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन लगने के कारण अपने मां बाप के घर आई हुई थी। ऐसे में मां जो कि बाहर कोविड-19 की ड्यूटी में अपनी सेवाएं दे रही थी, इसी का मौका उठाते हुए हैवान बाप ने अपनी बेटी को ये कहकर ब्लैकमेल करता था कि उसके बचपन के सहपाठी लड़के के साथ लड़की के रिश्ते अच्छे नहीं है। ये आरोप लगाते हुए बाप अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत करता रहा है और अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश उससे लगातार करता रहा। वहीं पीड़िता युवती ने इस बात की घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बाप को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना पाली क्षेत्रांतर्गत नाबालिग लड़की आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता के द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था, दबाव बनाकर शारीरिक संबंध भी बनाया था, जिस पर थाना पाली में अपराध क्रमांक 235/20 धारा 376, 354 तथा पॉक्सो के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर अपराध पाए जाने की पुष्टि होने पर आरोपी से पूछताछ कर आरोपी को गिरफ्तार।
और वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विद्युत लाइन गिरने से 3 की मौत हो गई। आपको बता दें 3 लोगों की इसमें मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि सीतापुर के विकासखंड सरकन की ग्राम पंचायत दुगाना में ग्राम प्रधान की तरफ से सामुदायिक का निर्माण कराया जा रहा था। इस दौरान सामुदायिक शौचालय बना रहे कारीगरों पर 11,000 विद्युत लाइन गिर गई, जिसमें 3 मजदूरों की जल करके दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना का अंजाम सिर्फ प्रधान की मनमानी के कारण हुआ है, क्योंकि जिस जगह पर सामुदायिक शौचालय बनाया गया था उस जगह पर ग्रामीणों ने पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि शौचालय के ऊपर 11,000 विद्युत लाइन निकली हुई थी। फिर भी प्रधान ने अपनी मनमानी के चलते वहीं उपयुक्त जगह बताकर शौचालय का निर्माण शुरू करा दिया, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए हैं, जहां शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर के विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 की बहाली में चीन से मदद मिल सकती है। इस बयान पर अब अब्दुल्ला घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में बीजेपी सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब्दुल्ला ने जो भी कहा उसका कोई औचित्य नहीं है। पहले पाकिस्तान के पीछे भागते रहे, अब चाइना का समर्थन कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं। इस तरह की बातें करना, इससे पहले उन्हें सोचना चाहिए। वो एक जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं। इस देश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं। भारत का खा करके, भारत के खिलाफ और चाइना का समर्थन करके, मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के अंदर होना चाहिए। 370 को हटाया गया और कश्मीर राज्य को जिस तरह से खंडित कर दिया गया, बगैर जनता का भरोसा लिए हुए, असंवैधानिक तरीके से असेंबली की सहमति नहीं ली गई, राष्ट्रपति शासन लागू था, बाहर का आदमी वहां गवर्नर था और उसने अनुशंसा कर दिया, उसी को विधानसभा का अनुशंसा मान लिया गया। तो उसको लेकर के कश्मीर के जनता के मन में जो गुस्सा है और जो ये कहा गया था कि 370 हट जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, वो जस के तस है समस्या है। वहाँ का जीवन मुहाल है, टूरिज्म वगैरह सब बंद है। तो इसकी वजह से जो भीतर गुस्सा है, उस गुस्से का अभिव्यक्ति है। अब इसको ये नहीं मान लिया जाए कि वो चीन के दलाल हो गए और हिंदुस्तान।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचारकों में से एक होंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार चुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारकों की सूची में योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। सीएम योगी के अलावा गोरखपुर के गोरक्ष पीठ के महंत भी बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनकी इस मठ में आस्था है। बिहार से हजारों लाखों की संख्या में लोग मकर संक्रांति पर आयोजित उत्सव में शामिल होने के लिए गोरक्ष पीठ आते हैं। और झारखंड के रांची में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका के साथ सदैव भेदभाव किया है। चुनाव जीतने के बाद दुमका सीट छोड़ करके झामुमो ने दुमका की जनता का अपमान किया है। झूठ, फरेब, दुष्प्रचार और बड़े बड़े वादे कर झामुमो कांग्रेस सत्ता में तो आ गई, लेकिन अब एक भी वादा पूरा नहीं कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि राज्य में सरकार बदलते ही विकास के कार्य बाधित हो गए हैं। कल्याण योजनाएं भी ठप पड़ी हैं। वर्तमान सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर दी हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और दुमका से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी, राज्य 20 सूत्री के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आए कि 5 साल मेरी सरकार था, किसी आदिवासी का जमीन छीना था? जब मैं 5 साल था तो मैं किसी आदिवासी का जमीन नहीं छीना, तो फिर कैसे जमीन छीन लेंगे? लेकिन आप भी गलत पार्टी के शिकार हो गए। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पंतनगर थाना और सिडकुल पुलिस चौकी को बड़ी सफलता मिली है। दोनों की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगा रहे 4 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने कई नामों का खुलासा भी किया है। पुलिस ने बीजेपी के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख टिप्सन नरूला, कमल कालरा, अमनदीप और सागर अरोड़ा को सट्टा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। होटल से ये 4 सटोरिये आईपीएल में सट्टा लगाते हुए पकड़े गए। पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना के आधार पे एक होटल से यहाँ पर खेलते हुए 3 सटोरिये एक रूम से पकड़े गए, जबकि एक जो सरक गया था उसको भी बाद में उसके घर से दबोच लिया गया है। तो 4 सटोरिये हमने पकड़े हैं, जिसमें इनके कब्जे से 7-8 मोबाइल मिले हैं और साथ ही 30-35 हज़ार रुपये के आसपास लगभग एक धनराशि मिली है। ये काफ़ी समय से खिलवाते, जिसमें एक जो कमल कालरा है वो पहले भी 2017 में इसी तरह के सट्टे में वो जेल जा चुका है। और इनके द्वारा जो हमने पूछताछ की है इसमें उन्होंने कुछ और भी नाम हमें उजागर किए हैं, तो उसके ऊपर भी हम आगे भविष्य में कार्रवाई। कोरोना की वजह से विदेश में फंसे लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल नियम में बदलाव करने जा रही है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की अवधि खत्म हो गई है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संशोधन के संबंध में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यदि आप विदेश में हैं और आपका अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो अब इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। तो ये बेहद अहम बदलाव, कोरोना की वजह से विदेश में फंसे लोगों को राहत देने की ये भारत सरकार ने एक पहल की है। केंद्र सरकार द्वारा मोटर्स व्हीकल नियम में बदलाव करने जा रही है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनकी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की अवधि खत्म हो गई है। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को खुशबू सुंदर को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया है। वो दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी के चर्चित चेहरा थी। उन्होंने 200 से ज्यादा दक्षिण भारतीय और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। वे 2014 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि वो आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए अच्छा मौका होगा, क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि कुछ तत्व पार्टी के भीतर उच्च स्तर पर बैठे हैं जिनका जमीनी हकीकत या सार्वजनिक मान्यता से कोई जुड़ाव नहीं है, वे आदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वो बीजेपी में शामिल होती हैं तो पार्टी उन्हें 2021 विधानसभा चुनावों में उतार सकती है। बता दें कि बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के सूत्रों ने कहा कि खुशबू तमिलनाडु में बीजेपी की धारणा को बदल सकती हैं।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नहीं, मेरा ब्याह हो चुका है। बिठा के पिंड विच सब